अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ताबिश मीर और आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं स्पोर्ट्स 21। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के डायरेक्टर और सेलेक्टर आकिब जावेद इस वक्त मुतादिद टीवी चैनल्स और स्पोर्ट्स प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान जो है शिरकत कर चुके हैं। हमारे प्रोग्राम का ही वो पार्ट थे और मुख्तलिफ चैनल्स और मुख्तलिफ बयानात के साथ इस वक्त वो लिमलाइट में आ चुके हैं। उन्होंने ये कहा कि 16 रुकनी स्क्वाड जो उसकी ज़िम्मेदारी सिलेक्शन कमेटी की होती है, लेकिन जब वो 16 रुकनी टीम 11 रुकनी टीम मैदान में उतरती है तो उसकी तमाम तर जिम्मेदारी कप्तान की होती है। उन्होंने मुख्तलिफ बयान दिए हैं, बाबर आजम का मुस्तकबिल भी बयान किया है और ये भी कहा है कि इस वक्त बाबर आजम से बेहतर टेस्ट की टीम के लिए क़यादत करने का कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं था। इसी हवाले से और दीगर मुख्तलिफ बातें जिस पर बात करेंगे, ख़ास तौर पर इस वक्त आकिब जावेद साहब के हवाले से, पाकिस्तान टीम के हवाले से, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से और पाकिस्तान टीम के वो लेजेंड्स के हवाले से जो एक मकाम रखते हैं, एक मर्तबा रखते हैं, लेकिन हमारे सिस्टम ने हमेशा उन्हें दीवार से लगाने की कोशिश की है। ख़ास तौर पर उस पर भी बात की जाएगी। मुझे ज्वाइन किया पाकिस्तान की क्रिकेट का एक बहुत मोतबर नाम, वन ऑफ द फाइनेस्ट क्रिकेटर इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, एक अजीम सितारा, एक अजीम लेजेंड। अगर इनकी बात की जाए, वन ऑफ द ग्रेट क्रिकेटर और बॉलिंग यूनिट का एक इम्पॉर्टेंट किरदार, और साथ साथ अगर 92 वर्ल्ड कप की बात की जाती है तो बग़ैर इनके मुकम्मल नहीं होता है। मुश्ताक अहमद साहब इज़ विद मी और इस वक्त भी अपनी जो है ज़िम्मेदारियां क्रिकेट के हवाले से अदा करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। बांग्लादेश की टीम की जो हालिया कारकर्दगी है उसका क्रेडिट मुश्ताक अहमद को जाता है। इस वक्त इंग्लैंड टीम के जो ग्रास रूट लेवल पर स्पिनर्स हैं उनको ना सिर्फ ग्रूम कर रहे हैं बल्कि उन टैलेंटेड स्पिनर्स पर खुसूसी काम करने के लिए मुश्ताक अहमद साहब की खिदमात ली गई हैं। हमारे पास ये लेजेंड्स मौजूद है, लेकिन हमारा सिस्टम जो इनके साथ जो नाइंसाफ़ियाँ करता है वो आज भी पाकिस्तान की क्रिकेट का हिस्सा है। क्या कहेंगे सबसे पहले मुश्ताक अहमद साहब, ये जो बयान इस वक्त सामने आया जनाब आकिब जावेद साहब की जानिब से, वो कह रहे हैं कि सिलेक्शन कमेटी की तो वाज़े, वो कह रहे हैं 16 रुकनी टीम की जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन वो जब 11 रुकनी टीम मैदान में उतरती है फिर कप्तान जिम्मेदार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताबिश, बिल्कुल ठीक बात होती है। जब टीम सिलेक्ट की जाती है तो सिलेक्शन के बाद जितना भी रोल होता है फिर वो कप्तान और कोच का आ जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, मगर जो परफॉर्मेंस होती है ना, उस परफॉर्मेंस पे फिर डिक्टेट किया जाता है कि क्या लड़के सही सिलेक्ट हुए थे, क्या लड़कों ने जाके परफॉर्मेंस की, फिर उसके ऊपर जाके फिर आप डिसाइड करते हो कि इसमें क्या हो सकता था बेहतर, क्या नहीं हो सकता था। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये जो चीज होती है ना ऑनरशिप, ये बहुत जरूरी होती है ताबिश लेनी। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर सिलेक्टर हैं या कोच हैं या कप्तान हैं, जब तक सारे बंदे अपना एक प्लेटफॉर्म के ऊपर होके ऑनरशिप नहीं लेंगे तब तक बड़ा मुश्किल हो जाता है टीम को खड़ा करना। और फिर लड़कों के अंदर कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप नहीं होता, क्योंकि फेलियर के बाद तो लोगों को पता चलता है कि कौन बंदा तगड़ा है, कौन बंदा कमजोर है। इसीलिए तो कहते हैं ना, कप्तान का तगड़ा होना बहुत जरूरी है। अगर कप्तान तगड़ा होता है अपनी परफॉर्मेंस से, याद रखिएगा, अभी जैसे बाबर का आपने क्वेश्चन करना है मुझसे, मगर उससे पहले ही बता दूं कि जो आकिब ने ये बात की है कि जी जब सिलेक्ट हो जाते हैं तो 16 प्लेयर जब टूर पे चले जाते हैं तो फिर कप्तान और कोच का बहुत रोल होता है। तो आई थिंक ये तीनों जो होते हैं ना, तीन पिलर्स हैं ये टीम के। एक सिलेक्टर्स होते हैं, एक कोच होता है और एक कप्तान होता है। जब तक ये तीनों एक स्टेज पे, एक प्लेटफॉर्म पे होके डिसीजन नहीं करेंगे तो आई थिंक फिर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से, पता है, कोई भी ऑनरशिप नहीं लेगा, कोई भी इस चीज को कबूल नहीं करेगा। तो आई थिंक सबसे पहले तो ये है कि ये जो सक्सेस और फेलियर है ये तीनों के ऊपर डिपेंड करता है, तीनों को लेना पड़ता है। बिल्कुल। साथ साथ ये भी बात होने लगी, आपने बाबर के ऑप्शन पर बात की, बाबर आजम ही सिर्फ बेस्ट ऑप्शन है, ये जनाब आकिब जावेद साहब इस वक्त कह रहे हैं, लेकिन बहुत सारे और ऑप्शंस भी थे। इमामुल हक का शायद नाम मिस हो गया, सऊद शकील को लेकर बात की जा रही है, उनकी हालिया परफॉर्मेंस शायद ऐसी नहीं है, आप बात करें सऊद के हवाले से, लेकिन साथ साथ आपने शान को हटाया तो सवाल ये भी उठता है क्या इख्तियारात उनको वो दिए गए, क्या वो टीम उन्होंने खिलाई 16 टेस्ट मैचेस में, क्या उनकी सिलेक्शन कमेटी में बात इतनी सुनी जाती थी, वोट तो उनका था, क्या वो अपने इख्तियारात की टीम खिलाते थे? देखिए ताबिश, याद रखिएगा, जब आप कप्तानी लेते हैं अगर आपकी बात नहीं मानी जाती तो फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7 टेस्ट मैचों के बाद आपको फिर छोड़ देनी पड़ती है। यहाँ कहते हैं कि जी मुझे नहीं करनी कप्तानी, क्योंकि मेरी बात ही नहीं सुनी जा रही, मेरी मर्जी की टीम मुझे नहीं मिलती। और अगर आपने सिर्फ कप्तानी इसलिए करना है सेक ऑफ कैप्टनसी, तो फिर आई थिंक वो फिर आपको ये आप यू होप फॉर द बेस्ट की वाली बात करते हैं कि जी मैं जीत जाऊंगा तो फिर मैं बात बनवा लूंगा। ऐसा नहीं होता। जब आपने लीडरशिप के लेनी होता है, अगर मैं कोच हूँ, अगर कोचिंग करते हुए अगर मेरी कोई टीम बुरा कर रही है या मेरी बात नहीं मानी जा रही, तो मैं या तो छोड़ दूं
या फिर मुझे ये करना चाहिए कि मुझे कहना चाहिए कि भाई मेरी मर्जी की टीम मिलेगी तो मैं परफॉर्मेंस करवा सकता हूँ ना, जिसमें मुझे कॉन्फिडेंस है। तो आई थिंक ये जो सारे एलिमेंट्स होते हैं ना ताबिश, याद रखिएगा क्रिकेट के ऊपर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आपको रोल दिया जाए तो आप मेक श्योर करें रोल लेने से पहले आप कुछ चीजें क्लियर करें कि सिलेक्शन मेरी मर्जी की होगी, लड़के मेरी मर्जी के होंगे, तब जाके मैं अपने रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकता हूँ। और अगर आपने कप्तानी ही लेनी है या मैं कोचिंग ही लेनी है या किसी चीज को लेके आपने अपना टाइम पास करना है, तो फिर आप बाद में जब आप करते हो बात, तो फिर वो बाद में इतनी दिक्कत नहीं रहती आपकी बात। सर मुस्तकबिल कैसे देख रहे हैं बाबर आजम का? बाबर आजम इस वक्त शह सुर्खियों में वापस से, तो उनकी कप्तानी को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान में कुछ भी कभी भी हो सकता है। शान को एक जो है सीरीज़ के लिए कप्तान बनाकर हटा दिया गया था, ये भी माजी में हो चुका है, इसी टेन्योर के लोगों ने किया है। तो क्या देख रहे हैं बाबर आजम, ये 2 सीरीज़ कितनी मुश्किल होंगी उनके लिए? आई थिंक देखिए मुश्किल तो है, हमारे सिस्टम में थोड़ा मुश्किल इसलिए है कि कंसिस्टेंसी नहीं है किसी चीज की। और आई थिंक मुझे ये लगता है कि बाबर जिस टर्म एंड कंडीशन पे आया होगा उस पे यही होगा कि मैं कब करूंगा तब जब मुझे आप टाइम देंगे। और अब बाबर ने कप्तानी इतनी की हुई है कि आई थिंक वो जब वापस आके आप कप्तानी करेगा, उसने जो गलतियां की होंगी उससे भी सीखेगा, उससे भी अपने आप को सुधारने की कोशिश करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात ये है कि कप्तान की सबसे पहले जो ड्रेसिंग रूम को कंट्रोल कर सकता है कि नहीं कर सकता, वो ताबिश 2 चीजों से होता है, एक ऑनेस्टी से और एक अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से। जब ये 2 चीजें किसी कप्तान में होती है ना, तो कोई कई दफा आपको सपोर्ट नहीं भी करते, मगर इफ यू आर वेरी ऑनेस्ट अबाउट द सिलेक्शन, जो टीम आप खिलाते हो वो अगर सही खिला रहे हो, आप टीम को उठा के रखते हो, आपकी आवाज में वो क्या कहते हैं, आई वुड से कि जी वो वजन हो कि लड़के आपकी बात को माने। आई थिंक बाबर ही एक ऐसा प्लेयर है इस वक्त इस ड्रेसिंग रूम में जिसके पीछे उसके स्टैट्स भी हैं और जिसके पीछे उसकी क्रिकेट की जो कैप्टनसी है, 4 साल का एक्सपीरियंस है, वो भी है। तो आई थिंक बाबर इज अ वेरी गुड चॉइस नाउ। अच्छा साथ साथ मुश्ताक भाई मुझे काइंडली ये भी बताइएगा, इस वक्त हम देख रहे हैं आप तो माशाल्लाह तमाम लेजेंडरी क्रिकेटर्स के साथ खेले, आप खुद भी लेजेंड हैं, तो ये बाबर आजम से एक बात जो है उसकी तवक्का की जा रही होती है कि बाबर आजम इस वक्त करंट एरा के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं लेकिन लेजेंड बनने की राह पर हैं। वो ऐसी क्या चीज़ें जिसको मिस कर रहे हैं? क्योंकि T20 में जो उनसे डिमांड किया जाता है शायद वो चीज़ नज़र आ रही नहीं है। तो आपकी क्या दानिश्वर राय है कि बाबर को T20 खेलनी चाहिए, फॉलो करना चाहिए, या वो जिस खेल के खिलाड़ी हैं उनकी क्लास अलग है, वो बड़े खेल के बड़े खिलाड़ी हैं और टेस्ट और ओडिया पे फोकस करें? देखिए ताबिश, मेरी अपनी एक बात है कि मुझे लगा है कि बाबर को 2020 में खराब किया गया है उसके स्ट्राइक रेट के ऊपर, उसकी पावर हिटिंग के ऊपर। हालांकि पावर हिटिंग और स्ट्राइक रेट अगर वही बाबर था जो आज से जब वो खेला करता था, रन्स करता था, 100 करता था, रन्स करता था, जिसके ऊपर काफी लोग कहते थे कि स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं है, मगर लेट मी टेल यू वन थिंग, बरात भी ऐसे ही खेलता था, कितने ऐसे केन विलियमसन भी ऐसे खेलता था, मगर क्या है कि उसके इर्द गिर्द लोग जो खेलते थे वो छक्के मारते थे, वो खेलते थे। मगर आप दी एंड ऑफ द डे अगर स्टोरी देखी जाए बाबर आजम की, तो बाबर आजम की टेक्निक को ही खराब किया गया है कि सिर्फ छक्के और चौके मारने के चक्कर में। तो बाबर आजम को ये एक्सपीरियंस हो गया कि उसने अगर तीनों फॉर्मेट खेलने हैं तो उसको अपनी टेक्निक का, अपने जो भी क्रिकेटिंग लैंग्वेज में हम अपने एज ए क्रिकेटर बोलते हैं कि यू हैव टू रिमेंबर योर स्ट्रेंथ। अगर आप 130-35 के स्ट्राइक रेट से खेलते हो और आपके इर्द गिर्द वाले जो लोग हैं वो 140-50 पे खेलते हैं, तो इट्स अ ग्रेट बैलेंस। आपने देखा होगा उस वक्त जब पाकिस्तान टीम अच्छी खेला करती थी तो पाकिस्तान के एशिया कप का फाइनल, 2020 के फाइनल में, सेमीफाइनल में ऊपर तक खेलती थी, ऊपर तक जाते थे, मगर उस वक्त भी खुश नहीं थे। अब मैं जो आपने क्वेश्चन किया है, तो बाबर को ये समझना पड़ेगा कि बाबर के लिए या पाकिस्तान टीम के लिए क्या बेहतर है। क्या 2020 छोड़ के वो 50 ओवर पे और टेस्ट मैच पे फोकस करे? तो ये भी हो सकता है, ये कर सकता है वो बाबर, इसको करना हो सकता है। मेरा अपना एक्सपीरियंस ये कहता है कि एक फॉर्मेट से उसको रेस्ट भी मिलेगा और जिस स्टेज में वो है, आई थिंक ही नीड रेस्ट ऑल्सो, नॉट ओनली फिजिकली, मेंटली भी रेस्ट चाहिए होता है। और कैप्टनसी हमारे मुल्कों में इतना आसान काम नहीं है, इसका बहुत बड़ा प्रेशर होता है। तो मैं यही कहूंगा बाबर को कि बाबर को डिसीजन करना पड़ेगा कि व्हाटएवर सूट्स पाकिस्तान क्रिकेट टीम, आई थिंक ही शुड डू इट। अच्छा मुश्ताक अहमद साहब, मैंने काफ़ी चीज़ें देखी जिसका हमने स्टडी किया, वो ये कि हमारे सिस्टम में जो फॉरेन कोचेज़ आते हैं वो फॉरेन से आते तो हैं और फॉरेन से चले जाते हैं, वो कुछ क्रिकेट को देकर नहीं जाते। हमारे पास बड़े बड़े लेजेंड्स मौजूद हैं, आप हैं,
मैं सकलैन भाई की बात करूं वो हैं, फिर अज़हर महमूद को चांस मिला, अब्दुल रज़ाक को मिला, मोहम्मद यूसुफ साहब नज़र आए, अब यूनिस खान की बातें की जा रही थी, मैं बात करूं वसीम अकरम, वक़ार यूनिस, शोएब अख्तर, इस तरह के बड़े लेजेंड्स हमारे पास मौजूद हैं, उनको शायद उस तरीके से यूज़ किया नहीं गया। तो ये सारी चीज़ें, आमिर सोहेल, रमीज़ हसन राजा साहब चेयरमैन रहे, फिर किस तरीके से उन्हें हटाया गया, सारी चीज़ें आपको भी मालूम है, हमने भी देखी, फिर मोहम्मद हफीज़ और अजमल। तो ये सारे जो हमारे इतने बड़े बड़े नाम हैं, इनसे हम कब काम लेंगे? दुनिया क्रिकेट आप लोगों की खिदमत ले रही होती है, हम फॉरेन कोचेस पर जाते हैं, उनको सिस्टम का हमारे यहाँ पता नहीं है, वो डोमेस्टिक को जानते नहीं है, समझते नहीं है, और वो बातें कर लेते हैं। माइक हेसन पे कल तक कितनी मीम्स बनी, आज वही माइक हेसन कल बाबर को T20 नहीं खिलाना चाहते थे, आज खिला रहे। आप देखें ताबिश, दो चीजों बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमारे जितने भी एक्स क्रिकेटर्स और सीनियर क्रिकेटर्स हैं, हमारी जनरेशन के हैं, जो हमारे बाद की जनरेशन को अभी जो रिसेंटली रिटायर हुए हैं, हम सबको मिलके काम करना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि आपको कोई ओहदा मिले तो आप डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो। आप अपनी ओपिनियन को भी आप फोन कर सकते हो, बाबर को फोन कर सकते हो, चेयरमैन साहब को फोन कर सकते हो, आतिफ को फोन कर सकते हो, कोचेस को फोन कर सकते हो और अपनी राय दें। जब आपकी नीयत अच्छी होती है ना, याद रखना था, आप जिंदगी में कभी भी बंदा कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकता जबकि उसकी नीयत ठीक ना हो। अगर नीयत ठीक होगी ना तो सारी चीजें ठीक हो सकती हैं। सबसे पहले मुझे ये लगता है कि हम सबको इकट्ठे होके पाकिस्तान क्रिकेट की फिक्र करनी चाहिए। जिस तरह की पाकिस्तान क्रिकेट टीम रिसेंटली खेल रही है, तो डर लगता है कई दफा कि ये क्या हो रहा है। पाकिस्तान टीम इतनी बुरी नहीं है जितना उसका ग्राफ नीचे जा रहा है। अब ये चीजें जब है ना, तो हम सबको बैठ के समझ के, सारे जितने भी हमारे एक्स प्लेयर हैं, उनको पाकिस्तान की फिक्र करनी चाहिए। हाँ, मैं देखो ना, मैं काम कर रहा हूँ ECB के साथ या बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ, या मैं इंटरनेशनल कोचिंग कर रहा हूँ। अगर मुझे पाकिस्तान की तरफ से जॉब मिलती है या नहीं मिलती, मगर मेरी फीलिंग और मेरी नीयत पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ठीक है या किसी की भी ठीक है, तो हम सारे बैठ के उसके ऊपर फिक्र कर सकते हैं और फिक्र के ऊपर अल्लाह फैसले करता है। तो आई थिंक जो आपने क्वेश्चन किया है, पाकिस्तान से हमारे पास स्पिनर कोच ही नहीं है। मैं बहुत 3-4 दफा, मैं पहले डरते ये बात ही नहीं करता था ताबिश। पता क्यों नहीं करता था? इसलिए कि लोग समझते थे कि शायद ये मैं अपनी जॉब की बात कर रहा हूँ। अब ऐसी बात अब तो है ना, अल्लाह का शुक्र है मेरे पास जॉब है और अच्छी जॉब है। इसके बावजूद मैं कहता हूँ सकलैन को रखें, सईद अजमल को रखें, शुएब मलिक को, शाहिद अफरीदी ने खुद कहा हुआ कि मैं ग्रास रूट पे काम करना चाह रहा हूँ। आप देखें ना, पूरी दुनिया के लोग जो बुला के आप लोगों को कोचिंग करवाते हैं ग्रास रूट के ऊपर, आपके मेन स्पिनर्स के ऊपर, आप तो अल्लाह का शुक्र है वो कोचेस को भी ट्रेनिंग करवा रहे हैं कि आपने टेक्निकल और टेक्निकली कैसे हमारे स्पिनर्स को ग्रो करना है। उसके ऊपर वो कोचेस को भी हमारे साथ बैठाते हैं कि इनको बताएंगे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। तो ये पाकिस्तान में हमारे पास बहुत अच्छे क्रिकेटर्स हैं, जैसे वसीम अकरम साहब हैं, जैसे हमारे वकार यूनुस साहब हैं, इंजमामुल हक साहब हैं, जो रिसेंटली क्रिकेटर हफीज हैं, जितने भी हैं मैं नाम ले सकता हूँ, ये कामरान अकमल है, ये सारे जो सबको हम एक चीज के ऊपर हम इनसे काम करवा सकते हैं। मेंटोरशिप पे कौन से बंदा किस जगह पे जाके डिफरेंस क्रिएट कर सकता है, ये सारी चीजें जब हम करेंगे ना, तो हमें बहुत फर्क पड़ेगा हमारी क्रिकेट को। और सिर्फ ऑनरशिप लेने की बात है, कोई भी बंदा, एक अकेला बंदा, ताकत मिलती है ना, कई दफा मुझे ये लगता है कि जब किसी बंदे को ताकत मिलती है ना, पावर मिलती है, तो वो ये समझता है कि वो अकेला डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। अकेला कोई भी डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकता जब तक वो अपनी टीम बना के उससे काम ना करे। बिल्कुल आपने वजह फरमाया। अच्छा सर, मुझे काइंडली ये भी बताइएगा, इस वक्त बात की जाती है दबंग पर्सनैलिटी चाहिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब ऐसे नहीं चल पाएगा जो हालात हैं, तो दबंग पर्सनैलिटी का क्या मतलब है? शोएब अख्तर साहब जैसी एक दबंग पर्सनैलिटी चाहिए क्या? यूनिस खान जैसी दबंग पर्सनैलिटी चाहिए? आपने बात की वसीम अकरम साहब की और वकार यूनिस और आमिर सोहेल की, इस तरह की कोई पर्सनैलिटी चाहिए जो मतलब बड़े बोल्ड हों और जो डिसीजन ले वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए चीज़ें तब्दील कर दें। जो बात रिसेंटली आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आकिब जावेद साहब की सुनी होगी, उन्होंने कहा जादू की छड़ी है नहीं, तो मतलब जादू की छड़ी तो आपके पास है नहीं, लेकिन अगर आपके पास पावर है तो उसको डिलीवर करने का एक जो तरीक़ेकार है डिसीजन लेने का, और डिसीजन बड़ा इम्पैक्टफुल हो, उस तरह की कोई शख्सियत आपको चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर? आई थिंक देखिए, कोई दबंग पर्सनैलिटी नहीं चाहिए होती, आपको प्रोफेशनल लोग रखने पड़ते हैं, राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। यस, एग्री। अच्छे लोग रखने पड़ते हैं, नीयत अच्छी हो जिनकी, जो अपनी जॉब या अपने चक्कर में ना हो, ये फिर डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप ये रखें कि दबंग कोई बंदा आके डंडे से काम ठीक करवा लेगा, ये नहीं हो सकता। आपको अगर आम लगाने हैं तो आम का माली चाहिए, अगर आपको सेब लगाने हैं तो सेब का माली चाहिए। प्रोफेशनल लोग रखेंगे, हर बंदे को राइट टाइम पे राइट जॉब देंगे, उसको कहेंगे जी ये डिफरेंस क्रिएट करें आप, और उनको जो भी आप इंसेंटिव दे सकते हैं दें।
आई एम श्योर पाकिस्तान के क्रिकेटर्स जो हमारे पास इस वक्त हैं, जो हमारे जो रिसेंटली भी हैं और पुराने भी हैं, आई एम श्योर ताबिश, अगर उनको फोन करके हम्बल तरीके से रिस्पेक्ट दे के अगर उनको बुलाया जाए तो आई थिंक ग्रास रूट पे भी लोग काम करना चाहते हैं, लोग करते हैं। मैं आप ये बात करते हुए मैं इसलिए आपको बताना चाह रहा हूं, बड़ी पॉजिटिव बात है ये, कि मैं पिछले कोई 7-8 साल से पीसीबी के साथ किसी को नहीं पता, अंडर 19, अंडर 13, आपके ए टीम जो हमारे स्पिन कैंप लगते थे, मैं सारे करता था, किसी को नहीं पता था। और मेरी उसके ऊपर मैंने अपनी फाइल्स, अपनी जो बच्चों की जो प्रोसेस होते हैं वो सारे बनाए हुए, सारे एकेडमी में हमारे एविडेंस पड़े हुए हैं। तो आई एम श्योर अगर मैं कर सकता हूँ, सकलैन भी कर सकते हैं, बाकी स्पिनर बैट्समैन है, इंजमाम को पूछ लें, आप हफीज को पूछ लें, शायद हफीजी को पूछ लें, शुएब अख्तर को पूछ लें, आई कैन नेम ऑल दोज गाइस। तो वो सारे करने के लिए तैयार हैं। आप उनको फोन करें, रिस्पेक्ट दें, उनको ऑनरशिप दें, उनको फ्रीडम दें। आप देखिएगा क्यों नहीं करेंगे काम, लोग करेंगे, 100% करेंगे लोग काम। बिल्कुल। अच्छा मुश्ताक अहमद साहब, आप बात करें कॉल की जाए, रिस्पेक्ट दी जाए, रिस्पेक्ट अगर आप देंगे तो बिल्कुल हमारी खिदमत हासिल है, आप कर भी सकते हो और हम तैयार हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आपने। अब आकिब जावेद साहब के एक टीवी चैनल पर मैं इंटरव्यू सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि मैंने मुश्ताक अहमद से रब्ता किया, जो आप फाइल्स बनाने की और मेंटेन करने की बात कह रहे हैं, तो कह रहे हैं मैंने उनकी जो वर्किंग थी उसको देखा, बड़ा तसल्ली बख्श उन्होंने काम किया हुआ था, जिस पर रब्ता मैंने किया। इसके बाद ये बात समझ में नहीं आई, उन्होंने कहा कि कोई 100 दिन का मुआहदा था, मुश्ताक अहमद साहब ने 23 दिन अपने मुकम्मल किए हैं, 80% जो काम है वो अभी भी उन्होंने किया नहीं अपने कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक। ये क्या बात है, क्या समझाना चाह रहे थे आकिब जावेद साहब ने? बात वो क्लियर हुई नहीं, उस पर एक अजीब बहस शुरू हो चुकी है। अब आप मौजूद हैं, आप इस बात को क्लियर करिए, क्या कन्फ्यूजन क्रिएट के हो चुकी है अभी? यार ताबिश, आकिब आए या कोई भी बंदा आए, हमें पहले तो उनको सपोर्ट करनी चाहिए। सही बात है। बाकी मेरे केस में मुझे ये जो आपने बात की है कि मेरे 23 दिन था, मैं पिछले 5-6 साल से 6-7 साल से 100 दिन देता था पीसीबी को, और हर दफा जो अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19 के कैंप्स लगते थे या नेशनल हाई परफॉर्मेंस में कैंप लगते थे, उनमें मैं अपने 100 डेज को पूरा करता था, और जाके कभी मुल्तान में, कभी मरीद के में जाके भी काम किया हुआ, ये एविडेंस है। और जहां तक 23 दिन का मेरा ख्याल आपने कहा कि आकिब ने ये टीवी पे कहा है, तो मेरा ख्याल शायद मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, या मुझसे गलती हो रही है या आकिब की गलती हो रही है, क्योंकि मैंने तो काफी जाके काम किया हुआ है, जो डोमेस्टिक टीमें हैं, बलोचिस्तान के साथ जाके मैंने काम किया है एज ए कंसल्टेंट, जो कि मेरे दिनों में आता था। और मैंने वो जो बलोचिस्तान की उस वक्त कोई भी कोचिंग नहीं ले रहा था, मैं गया हूँ, अल्लाह का शुक्र है, और वहां पे जाके मेहनत की। तो जो 23 दिन थे, 23 दिन से ज्यादा, बहुत ज्यादा काम किया। एक चीज की कमी है, वो मुझे लगता है कभी कभी, ये बात इसलिए मैं बताना चाह रहा हूं कि शायद आकिब को भी ना पता हो कि कम्युनिकेशन गैप बहुत था। आई थिंक आकिब के साथ मेरी डिस्कशन भी हुई थी, आई बीन वेरी ऑनेस्ट। मैं कह रहा हूं कि फिर भी हमें सबको सपोर्ट करनी चाहिए, वो आकिब हो चाहे जो मर्जी हो, जो पाकिस्तान की क्रिकेट को डिफरेंस क्रिएट करना चाहता है, हम सबको सपोर्ट करनी चाहिए। मगर आई थिंक लास्ट जो कम्युनिकेशन मेरी और आकिब की हुई थी, तो वो मैसेजेस पे हुई थी, कन्वर्सेशन हुई थी। तो आकिब ने कहा था कि आई विल कॉल यू, और वो मेरे ख्याल मेरे पास मैसेजेस भी हैं और आकिब के पास भी होंगे। शायद मुझे ये लगा था कि शायद दे डोंट वांट टू कैरी ऑन विद मी, मुझे ये लगा था। अगर कैरी ऑन करना होता तो आई थिंक आकिब मुझे कॉल कर लेते और मुझसे बात कर लेते। मैं जब उनके पास एकेडमी में गया था, मैं ही फोन करके टाइम लेके गया था, ताकि उनको मैं बताऊं कि ये मैं काम कर रहा हूं, अगर आपने लेना तो मुझे बताइएगा। तो आई थिंक ये हमारी कम्युनिकेशन हुई है। अगर मैं उनके प्लान का हिस्सा नहीं था या मुझे काम नहीं लेना, तो ये उनका हक है, इसका उसका कोई मुझे कभी नाराज भी नहीं। वो तो ही इज गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड। तो मैं तो अभी भी उनको सपोर्ट करूंगा, अगर वो जितनी हिम्मत करेंगे, कोई भी आए। अब सरफराज है, असद है, ये सारे लोग काम कर रहे हैं, नए हैं, जितने भी लोग काम करेंगे, हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो पाकिस्तान की टीम को अच्छा सर्व कर सके। नहीं नहीं, बिल्कुल, आपने बिल्कुल बजा फरमाया। और मैंने जब भी ये सर आपसे गुफ्तगू की, आपने पॉजिटिव बात की है, आपने यही बात की है कि हमें जो है सिस्टम का साथ देना है, हम इस सिस्टम के साथ खड़े, ये सिस्टम ही हमारी पहचान है। और मुझे ये भी मालूम है, ये सवाल करने का सर मतलब यही था कि हम तो आपकी प्रोफेशनलिज्म को जानते हैं, आपका बड़ा प्रोफेशनल एटीट्यूड है। आप बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ जब जुड़े हुए थे, मेरी उस वक्त बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का मैंने इंटरव्यू किया, तो उस वक्त उन्होंने, वो आपकी कारकर्दगी से बड़े सेटिस्फाई थे। और इसके अलावा अगर हम बात करें दीगर बोर्ड्स की, आप इस वक्त इंग्लैंड के साथ मुंसलिक है, वहाँ दीगर जो है स्पिनर्स मौजूद हैं फॉरेन, और उनके अपने स्पिनर्स मौजूद हैं, लेकिन वो आपकी खिदमत ले रहे हैं, आप बड़े कमिटेड हैं और आप बड़े पंचुअल हैं। ये वजूहत तो हैं सारी। लेकिन ये जो बात इस वक्त आकिब जावेद साहब कह रहे हैं, जो आपने भी कहा कि 23 दिन कह रहे हैं, 23 दिन से तो बहुत ज़्यादा मैं दे चुका हूँ, तो ये 80%, इसका मतलब 80% नहीं रहा। ये जो बातें, ये फिगर शायद गलत आकिब को बताया गया, जिन्होंने भी बताया।
शायद आपको गलतफहमी हुई, कह रहा हूं ना कि कई दफा वो स्टैट्स आपको याद नहीं रहते फिगर। मैंने काफी, अल्लाह का शुक्र है, मैं तो एक दिन में ही एक टूर्नामेंट फैसलाबाद में हुआ था, जो आपने पता था जो 5 मिनट्योर बने थे, वो याद है खुद मुझे। एक 25-30 दिन का वो टूर्नामेंट था। तो वो मैं हर सुबह जाता था, फैसलाबाद जाता था, शाम को टूर्नामेंट मैच के बाद वापस आता था। मैं और वो हाशमी जो हमारे एनालिस्ट हैं, हम दोनों जाया करते थे स्पिनर्स को देखने के, स्पिनर के, और उनके कोचेस से बात करते थे, मेंटोर से बात करते थे कि जी स्पिनर को यहाँ पे इस तरह यूटिलाइज करना चाहिए था, इसका ये एक्शन है। तो मैं वो तो 25-30 दिन तो वो हो गए थे। तो आई थिंक ये कोई बात नहीं, ऐसी गलतफहमी हो सकती है, शायद आकब से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, आकब से वो ना फिगर का पता हो, या मैं गलत हो सकता हूँ। बट मैंने जो जितना भी काम किया है, मैं पूरी कोशिश की है कि नेक नीति के साथ की जाए, अंडर 13 हो चाहे अंडर 14 हो। बाबा याद रखना, ये मुल्क हमारा है, इसी से हमारी इज्जत मिली है। आपको चाहे नीचे जाके काम करना पड़े या आपको अंडर 16 के साथ करना पड़े, डिफरेंस क्रिएट तभी कर सकते हैं जब आप बिलीव करते हैं और टीम और लोगों की ऑनरशिप लेते हैं और अपने काम को सिंसियरली करते हैं, तब जाके आपको इज्जत मिलती है। वरना आप एक्सपोज हो जाते हो, जल्दी एक्सपोज होते हो। ये बातें जो है ना, ये बातें और ये जो कहते हैं ना, बातें और काम में फर्क है। उसको मैं एग्जांपल ऐसे देता हूँ ताबिश, आर्किटेक्ट में और ठेकेदार में फर्क होता है। आर्किटेक्ट बड़ा अपना काम को प्रोफेशनली तरीके से मैनेज करता है और ठेकेदार के साथ मिलके काम करता है। जब दोनों का आपस में मैच पड़ता है ना, आपका मैच मेंटली मैच डल क्या कहते हैं उसको, अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो आई थिंक वो घर बड़ा खूबसूरत बनता है। वो उसकी लोकेशन, उसका सब कुछ बहुत अच्छा बनता है, क्योंकि ना आर्किटेक्ट में ईगो होती है ना ठेकेदार में ईगो होती है। दोनों में से किसी में एक में ईगो हो गई तो काम गड़बड़ हो गया, आपका घर खराब हो जाता है। बिल्कुल काम बिगड़ जाएगा। अच्छा सर, पहले मैं ये जानना चाहूँगा, शान मसूद का फ्यूचर क्या देख रहे हैं? अब वो कप्तान रहे नहीं, इंग्लैंड में उन्होंने बहुत काउंटी खेली है, नो डाउट वो बैटिंग स्किल्स अपनी बेहतर कर रहे थे, लेकिन हालिया उनकी परफॉर्मेंस भी इतनी तसल्ली बख्श है नहीं। तो ये 1-2 सीरीज़ में ही नज़र आएंगे आने वाले दिनों में? क्या उनके जो लक है उसमें काले बादल नज़र आ रहे हैं क्या? मुझे तो शान बहुत अच्छा प्लेयर लगता है, मैं तो उसको, बल्कि मेरा ये ओपिनियन है कि वो व्हाइट बॉल क्रिकेट का बहुत अच्छा प्लेयर है। उसको 50 ओवर में आप खिलाएं तो वो बहुत अच्छा स्कोर, वो उसकी टेक्निक बहुत अच्छी है, और वो मतलब उसको सिर्फ कॉन्फिडेंस की देने की बात है। आई थिंक जितना मैं शान को जानता हूँ, फिटनेस लेवल भी उसका तगड़ा है, खेलता भी बहुत अच्छा। अभी रिसेंटली उसने टेस्ट मैचों में रन भी किए हैं। आखिरी इनिंग्स जो बांग्लादेश के खिलाफ खेला, आई थिंक ही गॉट 60-70 ऑड। तो आई थिंक ये अच्छा प्लेयर है। देखिए ताबिश, आपने प्लेयरों को लेके चलना होता है, आपने प्लेयरों की ऑनरशिप लेनी होती है, उनकी आपने हर बंदे के रोल को क्लियर करके उनको सिलेक्ट करना होता है। आप 1-2-3-4 मैचों के ऊपर डिसाइड नहीं कर सकते। आप देखें ना, कितने प्लेयर ऐसे हैं जो हमारे 2 ओपनर नए खेले गए थे बांग्लादेश में टेस्ट मैचों में, दोनों मुझे बहुत आउटस्टैंडिंग टेक्निक वाले लगे हैं, नए बॉल खेलने वाले। अब दोनों को, मेरा ख्याल दोनों में से एक नहीं है, तो आपने एकदम पूरे सिस्टम को चेंज कर देते हो सिलेक्शन में, और आपकी कंसिस्टेंसी नहीं होगी। लड़कों को डर लगता है, फिर वो अपने लिए खेलने लग जाते हैं। जब आपको लड़कों को ये पता चल जाएगा कि मुझे बैक किया जाएगा, मेरे फेलियर को भी, और मुझे पूरा चांस मिलेगा, तो उसके ऊपर पता क्या होगा, फिर लड़के कॉन्फिडेंस से खेलेंगे, दिल से खेलेंगे। सर, नोमान अली का मुस्तकबिल कैसे देख रहे हैं? नोमान अली रिसेंटली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन नाउ ही इज़ आउट फ्रॉम द स्क्वाड। पहले हमें वो हैदराबाद में नज़र आते थे, फिर वो लाहौर शिफ्ट हुए, फिर उनकी क्रिकेट बहाल हुई, और अब ये बताया जा रहा है, अब रिसेंटली जो इंटरव्यू मैंने आकिब का सुना, तो आकिब भी कह रहे हैं उम्र जो उनकी है वो देखकर ऐसा नहीं लगता कि वो पाकिस्तान को आने वाले 4-5 सालों में रिप्रेजेंट कर पाएँ। तो इस तरीके से इतनी तेज़ी से उनको टीम से बाहर निकालना, इज़ दिस पॉसिबल? इट इज़ गुड फॉर नोमान एंड पाकिस्तान क्रिकेट? यार ताबिश, अभी वो हमने टेस्ट मैच इंग्लैंड के खिलाफ खेला था ना 3 स्पिनरों के साथ, तो वो हमारे पेशावर के लेफ्ट आर्म स्पिनर का क्या नाम है, आसिफ, क्या नाम था, आसिफ आफरीदी। आसिफ अफरीदी को खिलाया आपने? कितनी एज थी उनकी? मिसबाह उल हक जब कप्तानी करते रहे, 42-43 साल के थे वो। शोएब मलिक अभी 40-45 साल तक खेलते रहे, अफरीदी 40-42 साल तक खेलता रहे। अगर आपकी फिटनेस लेवल अच्छी और आप परफॉर्मेंस कर रहे हो, टेस्ट मैचों में आपको प्लेयर ऐसे चाहिए जो कंसिस्टेंट हो। आपको 2-3 यंग लड़के चाहिए होते हैं, बाकी तो टेस्ट मैच में तो मैच्योर लड़के चाहिए होते हैं। हमें 2020 में यंग लोग चाहिए होते हैं। बिल्कुल। देखिए 50 ओवर और टेस्ट मैच जो है ना, इट्स लाइक ए टेम्परामेंट गेम। इसमें स्किल का बहुत इशू होता है, फिटनेस का इशू होता है, और इसके साथ एक्सपीरियंस का बहुत इशू होता है। ये 3 चीजों का एलिमेंट बहुत जरूरी है। तो इन तीनों चीजों को आप यंग लड़के ऊपर नहीं डाल सकते। टेस्ट मैचों में हमने बहुत ज्यादा यंग लड़के डाल देते हैं, 50 ओवर में डाल देते हैं, जबकि ये 2020 का फॉर्मेट है। आपने जब भी कभी टीम को डेवलप करना होता है तो यंग लड़कों को आप 2020 खिला के उनके टेम्परामेंट को तगड़ा करके फिर आप लेके आए 50 ओवर में।
टेस्ट मैच में। हमारे टेस्ट मैच में जितने सीनियर प्लेयर होंगे उतनी आपकी सक्सेस रेशियो जो बढ़ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल सर, एग्री करता हूँ इस बात से। अच्छा सर, हमने हमेशा देखा है आपकी एक तो क्रिकेट लेगेसी बड़ी ज़बरदस्त रही है, आपने क्रिकेट को जितना प्रमोट किया है वो एक अलग शोभा है आपका, आपने पाकिस्तान को जितना रिप्रेजेंट किया और जो आपकी कारकर्दगी थी वो एक अलग थी, कोचिंग के हवाले से भी आपकी खिदमात को देखें, लेकिन आपके माशाल्लाह बयानात बड़े ज़बरदस्त रहते हैं, मोटिवेशनल स्पीच आपकी और हर चीज़ के हवाले से। लेकिन साथ साथ अवेयरनेस मैसेज भी मैं अब जानना चाहता हूँ आपसे, और मैं चाहूँगा आप इस बात पर बात करें। शादाब को ना जाने क्यों क्रिटिसाइज़ किया जाता है, शादाब की परफॉर्मेंस हो तो भी क्रिटिसाइज़ किया जाता है, ना हो तो भी उनको क्रिटिसाइज़ किया जाता है। लोग बहुत ज़्यादा पर्सनल हो जाते हैं पाकिस्तान में, जो जितने भी क्रिकेट लवर्स हैं शायद उनमें अवेयरनेस नहीं है। अब अगर शादाब को ही आपने तनकीद करना है, आने वाले मुस्तकबिल में फिर मिसबाउल हक, इनके साहबजादे फामुल हक भी आपको नज़र आएंगे, अली रज़ाक, अब्दुल रज़ाक के साहबजादे वो भी बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, वो भी नज़र आएंगे, अज़हर अली साहब के साहबजादे इब्तिसाम वो भी नज़र आएंगे। तो इस तरह तनकीद करना मुनासिब तो नहीं है ना, आप फैमिलीज तक चले जाएं, ये जो लिमिट है आप अपनी क्रॉस कर दें, आप क्रिकेट की बात करें, ज़्यादा अच्छा लगता है। यार वो कहते हैं ना, ताबिश अंग्रेजी का एक मुहावरा है, एज यू सो शैल यू रीप, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये भाई पाकिस्तान है, इसको जितना पॉजिटिवली सोचा जाएगा उतना अच्छा है। अब मैं इमामुल हक की बात करता हूँ, हमारा बेहतरीन प्लेयर है, उसने जितनी अच्छी परफॉर्मेंस की थी उसके ऊपर इंजमाम का वो लगा के उसको बेचारे को गिराया गया। फिर अब ये सकलैन का और उसका शदाब का रिलेशनशिप बना है, ये तो हमारा बच्चों की तरह है। ये सकलैन पाकिस्तान का लेजेंड है। अब पाकिस्तान को इंग्लैंड छोड़ के आया और उसने मंटोर बनाया, आपने हेड कोच भी रहा, उसको फिर आपने बिल्कुल ही लिफ्ट नहीं करवाई, आपने रखा ही नहीं। तो अब ये डिसरिस्पेक्ट है ना यार। अगर हमें चाहिए कि हम अपने प्लेयरों की, अपने जो जिन्होंने एक टेस्ट मैच भी खेला है, एक वनडे भी खेला है, उनकी इज्जत करना सीखें। और अल्लाह बड़े खुश होते हैं जब आप लोगों को इज्जत देना चाहेंगे ना। देखें, आप इज्जत कमाना चाहते हो ना ताबिश, लोगों को इज्जत दो। आप बड़ा बनना चाहते हो, लोगों को बड़ा करो। आप खुश रहना चाहते हो, लोगों को खुश करो। यार छोटी सी जिंदगी है, इसमें ऐम ही किसी से जल जुल के खत्म हो जाए, जो नसीबों का वो आपको मिलके रहेगा। आप अच्छी बात करें, ऑनेस्ट बात करें, जेलसी ना करें। हमारे ये बहुत खतरनाक चीज है, आप खुश नहीं रहते, फिर खुद भी खुश नहीं रहते, लोगों को भी खुश नहीं रखते। तो जो हमारा कहते हैं ना, जो आपने कहा कि ये बड़ा जरूरी बात आपने की है, हम सबको, मेरे अंदर खामियां, कितनी खामियां होंगी, मैं पहले अपनी खामियों को तो ठीक कर लूं बजाय दूसरों की खामियों को देखने के। तो पाकिस्तान की क्रिकेट इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट मरले पे है, नहज पे है। वो इसलिए कि हम जब सारे मिलके काम नहीं करेंगे, आई वुड लाइक टू से चेयरमैन ऑफ पीसीबी, कि आप जब सबको बुलाते हैं तो सबकी राय रहे, उसके बाद फैसले ऐसे लोगों से करवाएं जो बहुत अच्छे डिसीजन मेकर हों, जिनके अंदर टेम्परामेंट हो, जिनको क्रिकेट का पता हो। आई थिंक ये 4-5 मोटी मोटी चीजें अगर करें, और मैं मोहसिन नकवी साहब को 2-3 दफा मैंने ट्रेवलिंग भी किया बांग्लादेश से वापस आते हुए, बांग्लादेश भी मेरी मुलाकात हुई जब वो आए थे। तो ही इज अ लवली मैन, ही वांट्स टू मेक अ डिफरेंस। मोहसिन नकवी साहब ने, कोई भी चेयरमैन आके ये काम नहीं करना चाहता कि वो अपनी कुर्सी को बचाए, वो चाहता है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम अच्छी हो। तो अच्छी चीजों को करने के लिए अच्छे लोग रखने पड़ते हैं, राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। ये मोटी मोटी चीजें होती हैं, क्योंकि आपने देखिए, याद रखिएगा, ये बड़ी मोटी सी बात बता रहा हूं, आपने तब तक फैसला नहीं करना जब तक आप फिगर आउट ना कर लो। क्योंकि देखें, मुझे किसी अगर चीज का नहीं पता तो मुझे उसका पूरी तहकीक करके फैसला करना चाहिए। क्योंकि कई दफा जो आप ट्रस्ट कर लेते हैं ना, क्योंकि बड़े फैसले करने से पहले ट्रस्ट करना पड़ता है लोगों के ऊपर, आपके इर्द गिर्द। अगर आपके इर्द गिर्द लोगों की कंसिस्टेंसी नहीं है, उनका, आपने पूरा सिस्टम को देखना होता है, फिर उसके बाद फैसला करना होता है। तो आई थिंक ताबिश, जो आपने बात की है, शदाब बहुत अच्छा क्रिकेटर है, बहुत अच्छा प्लेयर है, अभी 2020 में 50 ओवर में सर्व कर सकता है। हाँ, पिछले दिनों में उसकी फॉर्म अच्छी नहीं लगी हुई थी, उसको खिलाया भी कई दफा गलत है, ये भी मैं कहता हूं, मगर वो प्लेयर फिर भी हमारे पाकिस्तान का बहुत अच्छा है। अब असामा मीर चला गया, देखिए असामा मीर उस वक्त बनता था जब शदाब की फॉर्म नहीं लगी हुई थी। अब इसका सकलैन और शदाब का कोई चक्कर नहीं है यार। शदाब को अपनी जगह ट्रीट करें, सकलैन को अपनी ट्रीट करें, और प्लीज आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट एवरीवन, डोंट ब्रिंग अ फैमिलीज इनटू क्रिकेट प्लीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं, बड़ा ज़बरदस्त आपने मैसेज दिया है। लेकिन सर मुझे काइंडली ये बताइएगा, मेरे लिए भी आसानी करें, बहुत सारे एक्स क्रिकेटर्स जो हैं वो शादाब के वाले से ये बात कर चुके हैं। रिसेंटली जो हमने शादाब की स्किल्स देखी, क्वालिटी देखी, इस वक्त वो हमें जो है वाइटल क्रिकेट लीग जारी है यूके के अंदर, और वाइटलिटी ब्लास्ट के अंदर नज़र भी आ रहे हैं, तो वहाँ बड़ी अच्छी फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। लोग यही कह रहे हैं उनको T20 में कप्तान होना चाहिए सलमान की जगह। आप भी कह सकते हैं, क्योंकि शाहिद खान आफरीदी का भी बयान मैंने सुना, दीगर और क्रिकेटर्स का भी, आप क्या कहेंगे?
अरे देखिए, मुझे इन चीजों का अभी, क्योंकि मैं डीपली नहीं हूँ, क्योंकि मैं बाहर ज्यादा फोकस करता हूँ। शादाब एक ऐसा करेक्टर है जो 3 in 1 है, जैसे शाहिद अफरीदी थे, जैसे शुएब मलिक थे, हफीज थे। आई कैन नेम ऑल ऑफ देम, जो ऑलराउंडर टाइप होते हैं। अब आपकी फॉर्म आना चले जाना ये तो एक गेम का हिस्सा है। आपने ये देखना होता है कि जब तक प्लेयर की खुद की जगह पक्की नहीं होती, आप कैसे किसी को कप्तान बना सकते हैं। ये बड़ी मोटी चीज होती है। ताबज 2 सीजन के ऊपर आपने फैसला नहीं करना, 2 मैचों के ऊपर फैसला नहीं करना। आपने आपने सिर्फ ये देखना कि भाई ये प्लेयर ऐसा पक्का प्लेयर है, 3-4 मैचों के बाद ये कर देगा। आपने ये नहीं देखना कि 2 सीरीज तक फेल जा रही है तो फिर आपको कप्तान चेंज करना पड़ेगा। हमारा अलमिया ये है, अफसोस की बात ये है कि हम क्या करते हैं कि हम एक बंदा परफॉर्मेंस करता है, जैसे साउथ शकीन ने परफॉर्मेंस शुरू की, उसको कप्तान बना दिया। अब उसको 2-3 मैचों में उसने परफॉर्मेंस नहीं की, उसको हटा दिया। अब ऐसा नहीं, कंसिस्टेंसी ऐसी नहीं होती। आपने ये देखना कि तगड़ा बंदा है, प्रोफेशनल आदमी है, 2-4 मैच चले भी जाएंगे तो कोई बात नहीं, बट ही विल कम बैक। लीडरशिप की क्वालिटी देखें, उसकी फॉर्म देखें, उसका ड्रेसिंग रूम को हैंडल करने का तरीका देखें, फिर जाके आप कप्तान बनाते हैं। ये थोड़ी होते कि 2 बंदे ने 2 मैचों में परफॉर्मेंस की तो आपने कप्तान बना दिया, ऐसा नहीं होता। कप्तान के लिए आपको बहुत सोचो फिक्र, गौर फिक्र करना पड़ता है, जिसके ऊपर जाके आपको कप्तान बनाना पड़ता है। अच्छा सर, आप स्पिन यूनिट के अंदर पाकिस्तान का बड़ा मोतबर नाम है और आपने जो सर्विसेज की हैं वो नाकाबिले फरामोश हैं, लेकिन साथ साथ इस वक्त स्पिन यूनिट क्या समझते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट की मुकम्मल है? फैसल अकरम को हम देख रहे हैं, आगे और भी खेप है। सुफियान मुकीम को शायद लंबे जो है रेस में इस्तेमाल किया जा रहा नहीं है। फिर अली उस्मान नज़र आ रहे हैं, फिर मुबशर खान है, डोमेस्टिक में असगर खान भी नज़र आ रहे हैं। इस तरह एक लंबी बॉलिंग यूनिट नज़र तो आती है, लेकिन इसी तरह माजी में भी हमें कई ऐसे स्पिनर्स नज़र आए। आपने उसामा मीर की बात की, जायद महमूद भट्टी थे, मेहरान मुमताज़ थे, फिर बिलाल आसिफ थे, जफ़र गौर थे, और आसिफ आफरीदी थे, और उस्मान कादिर थे। ये सारे बड़े बड़े स्पिनर्स तो थे, लेकिन उनसे वो काम लिए ही नहीं गए कि ये बड़े स्पिनर्स बनते। देखिए, आप सबसे पहली बात तो आपको इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी कि आप पिछले 3-4 साल से स्पिन बॉलिंग कोच ही नहीं रखा आपने पाकिस्तान टीम के साथ। और हम कहां से मैच आ रहे हैं वनडे क्रिकेट में, 2020 में कहां मैच, मिडिल ओवर्स में। मिडिल ओवर्स में क्या है, साइम अयूब को आपने बना लिया। साइम अयूब बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा था, तो हम उस पर डाउट नहीं है, मगर आपको स्पिन बॉलिंग एक्सपर्ट कोच चाहिए। मैंने कितनी दफा कहा कि सकलैन को आप रखें, वो पूरी दुनिया में कोचिंग कर चुका है। वो मुश्किल वक्त में आपने पिच को रीड करना होता है, बैट्समैनों को, ऑपोजिशन को रीड करके उसको बताना होता है किस पेस से बॉल करना है, कहां पे किस एंगल से बॉल करनी है, किस एंड से बॉलिंग करनी है। आपने इस बैट्समैन को यहां पे फील्ड सेट करनी है। टेक्निकल टैक्टिकल चीजें आपको सारे स्पिनर को बतानी पड़ती है, और मुश्किल वक्त में कई दफा मेंटली आपको उठाना पड़ता है। तो वही करेगा ना जो इसमें से गुजरा होगा, जिसने किया होगा। तो अब आप अपनी इस चीज को, अगर मैं कोई किसी चीज पे अगर मैं क्रिटिसिज्म करता हूं ना, किसी वक्त अगर मैं कोई नेगेटिव बात करता हूं तो ये करता हूं कि व्हाई आर नॉट थिंकिंग कि स्पिन बॉलिंग कोच होना चाहिए। आपके 2-2 डॉक्टर चले जाते हैं, आप सब कुछ चले जाते हैं, जिन्होंने मिडिल ओवर में जाके जो भी टीमें जीती हैं टेस्ट मैच में, आप बांग्लादेश जीती है घास वाली विकेट में 2-2 स्पिनर खिलाए हमने, और दोनों ने सबसे ज्यादा विकेट ली हैं पिछले। और जितने भी आप उठा के देख लें, बड़ी टीमें स्टैट्स निकालिएगा, उसके देखिएगा जो स्पिनर बीच में मिडिल में आके विकेटें लेते हैं वो जीत जाती है टीम, क्योंकि मिडिल में गेंद पुराना हो जाता है, पार्टनरशिप लगती है, वहां पे आपका अच्छा स्पिनर आता है और विकेट ले लेता है। और फिर एंड में आपके पास, उनके पास, दूसरी टीम के पास बैट्समैन इतने तगड़े नहीं रहते कि आप मैच जीतना शुरू कर देते हैं। हम 2 विकेट ले लेते हैं नए बॉल से, फिर बीच में विकेट नहीं लेते, और फिर पार्टनरशिप लगती है तो हम मैच हार जाते हैं। ये मैं काफी देर से कह रहा हूं, मगर हो क्या रहा है कि हमें इस पे कोई कॉन्सेंट्रेट ही नहीं करता, इस पे कोई फैसला ही नहीं करता कि यार ये कितना इंपॉर्टेंट है। ये जितना भी इस वक्त अलमिया हुआ है, जो आप कई दफा बैटिंग भी एक्सपोज कर देते हो, फास्ट बॉलिंग भी एक्सपोज होती है, इसलिए कि मिडिल ओवर में कौन है आपको बचाने वाला, स्पिनर ही होते हैं ना। तो आप देखिए, दुनिया को उठा के देख लें, जितनी भी टीमें जो नंबर 1 बनी हुई हैं व्हाइट बॉल में और टेस्ट मैचों में, स्पिनर करते हैं रूल। 9 स्पिनर हैं आपके व्हाइट बॉल क्रिकेट में 2020 में, 9 स्पिनर, 8 या 9 रैंकिंग में, आईसीसी रैंकिंग में। और अभी तक समझ नहीं आ रही, पूरी दुनिया के लोग स्पिनरों को ढूंढ रहे हैं, कोचों को। और आप अपने पाकिस्तान के सकलैन मुश्ताक हैं, सईद अजमल हैं, हफीज हैं, आपके पास शुएब मलिक हैं, शाहिद अफरीदी हैं। आई कैन नेम ऑल ऑफ देम, सो यू कैन ब्रिंग देम एंड आस्क देम टू हेल्प पाकिस्तान क्रिकेट। अच्छा सर, साथ साथ एक और चीज़ बड़ी हैरान कुन है, मैंने आकिब जावेद साहब से भी ये सवाल किया, मैंने कहा बड़ा अफसोस होता है पाकिस्तान में, पाकिस्तान की पहचान शायद फास्ट बॉलिंग थी, हमारे स्पिनर्स ने जितना इम्पॉर्टेंट रोल अदा किया है, लेकिन पाकिस्तान द लैंड ऑफ फास्ट बॉलर्स,
माना जाता था। आपने वसीम अकरम, वकार यूनिस, डबल डब्ल्यूज के साथ क्रिकेट खेली है। फिर बात की जाए शोएब भाई, उनको दुनिया जानती है। हम फास्ट बॉलर से जाने जाते थे, आज हमारे शाइन जो हैं वो इस वक्त टेस्ट स्क्वाड का पार्ट नहीं है, नसीम नहीं है। फिर हमने जो हमारे डोमेस्टिक में खिलाड़ी थे, मैं बात करूं शाहनवाज दानी की, मैं बात करूं मीर हमजा की, कैफ जावेद की, जमान खान, इमरान सीनियर जूनियर, कई ऐसे नाम हैं, देयर आर मैनी नेम्स जिनके साथ शायद इंसाफ हो ही नहीं पाया। क्या किसका कसूर है सर? हमारी सिलेक्शन कमेटी का, मैनेजमेंट का? कौन जिम्मेदार है? आई थिंक दो तीन लोगों इसमें बड़े इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। आप जब हारने का डर डालते हैं ना, तो आप हर मैच शहीन को खिलाते थे। आप यूएई के खिलाफ भी खिला रहे हैं, आप नेपाल के खिलाफ भी खिला रहे हैं, आप बिनोज के खिलाफ भी खिला रहे हैं, आप आइलैंड के खिलाफ भी मिस नहीं करा रहे। और तीनों फॉर्मेट खेलने वाला बंदा जो 145 की स्पीड कर रहा था, वो 135 पे, 132 पे क्यों आया? आपने कभी ये सोचा नहीं था कि यार इसको प्रोटेक्ट करना है, ये हमारी लंबी रेस का घोड़ा है, इसको टेस्ट मैचों में भी खिलाना है, इसको कौन से टूर पे ऑफ करना है, कौन से टूर पे ऑफ नहीं देना। आपने हारिस रऊफ हो गया, आपका नसीम शाह हो गया, आप ये सारे 140-45 से ऊपर करने वाले बॉलर हैं, क्यों नीचे इनकी पेस गिरी है? ये कोई बात ही नहीं करता कि आपने कोई मैच उनको छोड़ने नहीं दिया शुरू में। और वो उसके बाद वो लीग है, वो उनका हक है एज ए प्रोफेशनल क्रिकेटर लीग में पैसा कमाने का। अब वो पीएसएल में या दूसरी दुनिया में पैसे जाके मिलते हैं उनको, तो आपने उनको यूएई के खिलाफ, नेपाल के खिलाफ भी खिला रहे हैं, डरते मारे कि हम हार ना जाएं। तो आप टीमें कैसे डेवलप करेंगे? आप अपनी बेंच स्ट्रेंथ कैसे तैयार करेंगे? तो आपने तो कभी तगड़ा ये किया ही नहीं अपनी बेंच स्ट्रेंथ को। तो इनको रेस्ट ही नहीं दिया, जब रेस्ट नहीं मिला तो फटीक हो गए। अब उनकी बॉडी फटीक हो गई है, इंजरी हो जाती है, इंजरी हो जाती है तो फिर आपकी पेस गिर जाती है। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें दलेराना फैसला करने पड़ते हैं। अभी शहीन, आपको ये 6 महीने ये वनडे क्रिकेट नहीं खेलनी, आप फोकस करो बांग्लादेश के खिलाफ तो टेस्ट मैच खेलने हैं। आप नसीम शाह साहब, आपने वर्ल्ड कप की तैयारी करें, आप साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप की तैयारी, आप फिट करें अपने आप को। हम आपको ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा सर, जाते जाते आखिरी सवाल आपसे करूंगा। आपने बहुत सारे पाकिस्तान के नामवर खिलाड़ियों का जिक्र किया, नाम लिया, लेकिन इनमें एक खिलाड़ी शायद हमने उसको बड़ा मिस किया, माजी की कुछ ऐसी उनकी गलतियां थी जिस पर आकिब जावेद ने ही बात किया। मोहम्मद आसिफ का मैं बात कर रहा हूँ। मोहम्मद आसिफ साहब जैसा टैलेंट, बहुत ज़बरदस्त टैलेंट था, राइट आर्मर, और जिस तरीके का स्विंग वो करते थे, फिर बाद में हमारे सिस्टम ने उनसे वो काम नहीं लिया। शायद वो सज़ा तो अपनी गुजार चुके थे, कुछ उनसे खिदमत ले ली जाती, कुछ चीज़ें शायद हमारे नौजवानों को मिल जाती। आई थिंक ये इंपॉर्टेंट चीज है ना यार। देखो, माजी को आप सामने रख के फैसले करोगे तो फिर आप तो मूव ऑन नहीं करते ना। अब मोहम्मद आमिर खेल रहा है, अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान से भी वापस आके खेल रहा है। अब सलमान बट, मैं बहुत खुश होता हूँ कि उसको क्रिकेट का नॉलेज है, वो अपना पॉडकास्ट कर रहा होता है, क्रिकेट के ऊपर बात कर रहा होता है, पीसीबी के साथ मुंसलिक है। तो आसिफ भी हो सकता है। आपने, मैंने कहा, जो बंदा जो डिफरेंस क्रिएट कर सकता है ना, आपको वेट नहीं करना पड़ता। मुझे लगता है समटाइम हम यहाँ पे लोग वेट करते हैं कि वो हमें फोन करें। बिल्कुल बिल्कुल बजा फरमाया, जरूरत है ना, बिल्कुल बजा फरमाया कि जहां हमारे खिलाड़ियों की ज़रूरत है वहां उन्हें यूज़ नहीं किया जाता। ये बहुत बड़ा इशू है हमारे सिस्टम में, और इसी वजह से हम जो है दीगर टीमें आगे बढ़ती जा रही हैं और हम जो है अपने माजी के साथ जो है आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। मेरे साथ पाकिस्तान के लेजेंडरी क्रिकेटर जनाब मुश्ताक अहमद साहब मौजूद थे, आपने उनकी गुफ्तगू मुलाहिज़ा की। ये था हमारा आज का प्रोग्राम, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।